बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे और उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया है। तो गर्मजोशी के साथ में इंडियन डायस्पोरा के द्वारा न्यूजीलैंड में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के विदेशी दौरे पर गए हुए हैं और ऐसे में अब वो इसी क्रम में न्यूजीलैंड पहुंचे, जहां ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में पीएम मोदी का स्वागत हुआ। तो आप देखिए कि हर तरफ मोदी मोदी के जो नारे हैं वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो माओरी परंपरा के मुताबिक पीएम मोदी का वेलकम किया गया है। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी और लक्सन के बीच में आज एफटीए पर चर्चा होगी। आज कई बिजनेस लीडर्स से भी प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे। आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल रात्रि को आपका एयरपोर्ट पे आना ये अपने आप में बहुत बड़ा जेस्चर है और मेरी तरफ से मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपके मंत्री से पूरा समय मेरे साथ रहे रात को, मेरे लिए खुशी की बात है कि 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूं। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है। आप जब भारत आए थे और एफटीए के शुरुआत हुई और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के एफटीए को जमीन पे उतारना इतने कम, शायद ये दुनिया में पहली बार इतने कम समय में ये सफलता हुई होगी और इसके लिए मैं आपके नेतृत्व को, आपकी सरकार को, आपकी टीम को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष आप होली के समय भारत आए थे। आपकी यात्रा ने हमारे संबंधों में भी नए रंग भर दिए थे क्योंकि होली के रंग की अपनी एक अहमियत होती है और उसका हमें अनुभव हुआ। मुझे खुशी है आज हम अपने संबंधों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने जा रहे हैं। यह माइलस्टोन हमें और अधिक ऊर्जा और अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक्सेलेंसी, लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है। मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से 2 मैरीटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से हम हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देंगे और वैश्विक शांति, स्थिरता और सुरक्षा में हम मिल करके अपना योगदान बढ़ाएंगे और हम एक प्रकार से एक उस कैटलिक एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं जो शांति के पक्ष में हो, शांति के लिए हो और शांति के द्वारा विश्व कल्याण की दिशा में हम आगे बढ़ पाए। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद में फिलहाल जो समर्थक हैं वो प्रदर्शन करना नहीं रोक रहे हैं और ऐसे में प्रदर्शन किया जा रहा है। हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया। दिल्ली कूच करने की भी बात कही जा रही है। तो NH-44 से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आप देखिए कि कैसे जो समर्थक हैं उन्होंने यहां पर हाईवे को जाम कर दिया और उसके बाद में लगातार जो प्रदर्शन है नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने की वजह से भड़कते हुए ये लोग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया गया है और नरोत्तम
नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया है और उसी से उनके समर्थक नाराज नजर आ रहे हैं और दिल्ली आने तक की बात कर रहे हैं। वहीं पार्टी नेतृत्व से मुलाकात करने के आसार नजर आ रहे नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं, उम्मीदवार बदलने की जो मांग है उसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने उनका नाम केंद्रीय नेतृत्व को फिलहाल भेजा था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से मिले फीडबैक के बाद में ही ये डिसीजन लिया गया है। इनको बार बार समझाइश दी जा रही थी। इसी क्रम में लगभग 4 बजे समझाइश देने के पश्चात इन्होंने अचानक पुलिस पर पथराव शुरू किया। पथराव के बाद पुलिस ने तत्काल ही एक्टिव होकर अश्रु गैस का उपयोग किया और इसके बाद इन्होंने और भी अधिक पथराव किया, जिसमें लगभग हमारे 6 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। साथ में मुझे, एडिशनल एसपी को, सभी को चोट आई है। इस पर हम लोगों ने अश्रु गैस का और इनको पूरा डोमिनेट करके इनको भगाया है और अभी ये लोग छुप गए हैं और अभी इनको कहा गया है कि या तो अपनी गिरफ्तारी दें या फिर ये शांतिपूर्वक चले जाएं, पर किसी भी कीमत पर चक्का जाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रशासन का स्पष्ट संदेश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मकरंद काले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मकरंद, एक तरफ तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, चूंकि पिछली बार वो हार भी गए थे और दिल्ली से भी जानकारियां ली गई और उसी के बाद में फैसला सुनाया गया। वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक लगातार इस तरीके से जो हाईवे है उसको जाम करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी क्या सिचुएशन है? देखिए, अभी जाम तो खुलवा लिया गया है। फिलहाल नरोत्तम मिश्रा से संपर्क करने की भी हमने कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। संभवतः आज वो दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। लेकिन जो घटनाक्रम देर रात हुआ और आज सुबह जिस तरह से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और उसके बाद पुलिस के साथ बदसलूकी की गई, फिर पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और जाम खत्म करवाया। देर रात से ही NH-44 पर समर्थकों ने जाम लगा रखा था और लगातार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय नेतृत्व के सामने प्रस्तुत होंगे। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार टिकट कटने के बाद समर्थकों ने हंगामा किया, लेकिन इस बार इस हंगामे का स्वरूप थोड़ा हिंसक हो गया। इसीलिए बहुत चिंताजनक है। खासतौर पर बीजेपी के अंदर अभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि इस तरह से समर्थक इस तरह से उग्र हो जाए और पथराव की नौबत आ जाए, लाठीचार्ज की नौबत आ जाए। नरोत्तम मिश्रा 4 बार से ज्यादा के विधायक रहे हैं, दतिया सीट से रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, जनसंपर्क मंत्री रहे हैं, अलग अलग बड़ी प्रोफाइल्स पर रहे हैं, सरकार के प्रवक्ता रहे हैं लंबे समय तक। तो ऐसे में एक बड़ा कद था उनका पार्टी में। हालांकि 2023 का चुनाव राजेंद्र भारती के सामने हार गए थे और उसके बाद अब जब राजेंद्र भारती का चुनाव निरस्त हुआ, उसके बाद लगभग समर्थकों ने ये तय कर रखा था कि नरोत्तम मिश्रा ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। साथ ही नरोत्तम मिश्रा भी लगातार प्रचार कर रहे थे, उनको भी यही उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन अचानक से आशुतोष तिवारी का नाम सामने आया और ऐसे में समर्थकों के लिए शिवराज सिंह चौहान के बाद अगर देखा जाता था तो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ही मध्य प्रदेश में देखा जाता था। उनका कद काफी बड़ा था। हालांकि कई सारे और भी कारण बताए जा रहे हैं उनको टिकट ना देने के लिए। फिलहाल मकरंद, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि टिकट कटने के बाद में जो कार्यकर्ता है वो भी बागी हो गए हैं और ऐसे में लाठीचार्ज तक पुलिस को करना पड़ा है। आपको कार्यालय पर बम फेंकवा रही है, गोले फेंकवा रही है, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, गुम्मे फेंक रही है, गाड़ियां टूट गई हमारी, कुछ कार्यकर्ता हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, घायल हो चुके हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यही करा रहा है? क्या हुआ? आप थे क्या? मैं था जिला कार्यालय पे। पुलिस प्रशासन ने बर्बरता की है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय में पुलिस ने कैद कर दिया। लेकिन हमारी मांगे जायज है, जब तक नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट नहीं होगा हम लोग इसी प्रकार आंदोलन करेंगे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पुलिस ने बम फोड़े हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। पुलिस प्रशासन, एसपी, दतिया कलेक्टर, सारे लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की है, लेकिन हमें विश्वास है अंतिम समय में नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट होगा, नहीं तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। और मकरंद लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। मकरंद, फिलहाल ये मांगे कितनी जायज है? क्योंकि ये कहा गया है कि पार्टी ने आंतरिक रिपोर्ट मंगाई और उसके साथ साथ में चुनावी रणनीति को देखते हुए फैसला लिया। यहाँ तक कि जो इनके बेटे हैं उनके यानी कि सुकर्ण मिश्रा, उनकी भी रिपोर्ट मंगाई गई थी। उसी के बाद में चुनावी रणनीति देखते हुए फैसला लिया गया। क्या आपको वाकई लगता है इतना प्रदर्शन के बाद में कोई फैसला बदलने की उम्मीदें हैं? देखिए, नरोत्तम मिश्रा पिछले बहुत लंबे समय से दतिया के विधायक रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफाइल्स पर रहे हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि नरोत्तम मिश्रा को यहाँ पर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार माना जा रहा था,
पिछले चुनाव के बाद तो, और लंबे समय से ये अटकलें भी लगती रही कि नरोत्तम मिश्रा कभी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा की रिपोर्ट, साथ ही साथ उनके बेटे की रिपोर्ट, साथ दतिया में बीजेपी की जो स्थिति है उसको लेकर के लगातार हाईकमान नजर बनाए रखे हुए था। 2023 में जब नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारे, वो लगभग 7-8 हजार वोटों से चुनाव हारे थे राजेंद्र भारती के सामने। राजेंद्र भारती वही व्यक्ति है जिस पर जिन्होंने राजेंद्र भारती नहीं, नरोत्तम मिश्रा के ऊपर जो भी पत्रकारिता है, येलो जर्नलिज्म, इसको लेकर के आरोप लगाया था। उनका चुनाव भी चैलेंज किया गया था और वो मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसका निदान नहीं हुआ है। राजेंद्र भारती से वो चुनाव हारे। राजेंद्र भारती से चुनाव हारने के बाद लगभग 2.5 साल के बाद राजेंद्र भारती पर भी आरोप लगे और उसके बाद एक मामले में उनको जब 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनका चुनाव निरस्त हुआ। इसके बाद उम्मीदें यही लगाई जा रही थी उनके समर्थकों के द्वारा। ये एक लंबा सिलसिला रहा और उसके बाद में 2023 में नरोत्तम मिश्रा की हार हुई है और इस बार जब टिकट कटा है तो आवाज अब दिल्ली को दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की, जो कि न्यूजीलैंड के दौरे पर है, जहां पर उनकी पीएम के साथ यानी कि न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर के साथ में मुलाकात हुई है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के विदेशी दौरे पर गए हुए हैं और जब वो न्यूजीलैंड पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ और अब न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन से द्विपक्षीय मुलाकात कर रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान कई सारे सिग्नेचर्स हुए हैं, वहीं न्यूजीलैंड में फिलहाल क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरे उतर सकेंगे। मैं आप सभी को इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। लेट अस मेक अवर पार्टनरशिप अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रॉस्पेरिटी, ए ब्रिज फॉर इनोवेशन एंड ए फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। और मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड और भारत मिलकर के एक नई शक्ति के रूप में उभरे। और मेरा एक और आग्रह है, जैसा अभी आपने बताया कि खेल के हमारे संबंधों के 100 साल हो रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट है, इसको तो हम मनाएंगे, लेकिन क्या कभी ये सोच सकते हैं कि 35 से कम उम्र के बिजनेसमैन ऐसा एक बड़ा डेलीगेशन भारत आए और भारत से भी 35 से नीचे की उम्र का एक बिजनेस डेलीगेशन न्यूजीलैंड आए, ताकि हम एक नई पीढ़ी को हम तैयार करें। इसी एक शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी को आप सुन रहे थे जो अपना संबोधन दे रहे थे न्यूजीलैंड में, और उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि दोनों देशों की जो दोस्ती है उसको और आगे लेकर जाना है। इसी के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी ये भी कहते हुए नजर आए कि कैसे दोनों देशों का कंधे से कंधा मिलाकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाले समय में भारत और न्यूजीलैंड की दोस्ती का जिक्र जरूर किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं, जहां पर ऑकलैंड एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खुद न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और जब पीएम मोदी का विमान यहां पर पहुंचा तब न्यूजीलैंड के पीएम ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मोदी को गले लगाया। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के तरह ही न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। अपने बीच पीएम मोदी को देखकर भारतीय समुदाय का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ पर मौजूद सभी भारतीय पीएम मोदी को देखने के लिए बेताब नजर आए। पीएम मोदी ने भी सभी से हाथ मिलाकर भारतीयों का अभिवादन किया। ऑकलैंड में कम्युनिटी वेलकम के दौरान पीएम मोदी के सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
कार्यक्रमों में पंजाब और तमिलनाडु की संस्कृति, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का संगम और वंदे मातरम की शानदार प्रस्तुति देखने को मिली। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये न्यूजीलैंड दौरा काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि 4 दशक में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला न्यूजीलैंड दौरा है। और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर हनुमानगढ़ी नमाज विवाद पर सूबे की सियासत में उबाल आ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 साल पुरानी एक ऐसी घटना का जिक्र कर दिया जिसके बाद समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने खुद समाजवादी पार्टी के ऊपर कैसे सवाल उठाए हैं, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की जिस घटना का जिक्र किया, वो घटना 2003 में घटी थी। उस वक्त सूबे में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का ऐलान किया गया था, जिसका जिक्र करके सीएम योगी ने यूपी की राजनीति में गर्माहट ला दी है। ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? क्योंकि हमला डायरेक्ट मुलायम सिंह यादव पर था, तो पार्टी भी संस्थापक के बचाव में उतर आई। समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पर तो चुप्पी साध ली और मुद्दे से अलग लॉ एंड ऑर्डर का राग अलापा। मुख्यमंत्री जी अगर विकास पे ध्यान दें तो बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दें तो बेहतर हो, जो बातों से भटकाएं नहीं लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को भटकाने का काम ना करें। जो चंदा चोरी में दोषी हुए हैं उन पे सख्त कार्रवाई हो, उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जाएं, ये मेरा कहना है। लोगों को भटकाएं नहीं। समाजवादी पार्टी भले ही इस मुद्दे पर डिफेंसिव मोड में है, लेकिन सीएम योगी ने जो बात कही उसकी इनसाइड स्टोरी राज्यसभा सांसद बृजलाल ने बताई, क्योंकि बृजलाल उस वक्त यूपी के आईजी लॉ एंड ऑर्डर थे। पता चला, हमें भी खबर मिली, चूंकि मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, कि वहाँ ये हो रहा है कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने जो सीढ़ियाँ जाती हैं वहाँ से लेकर नीचे तक नमाज पढ़ाई जाएगी और रोजा इफ्तार होगा। हमारे बहादुर एसएसपी ने मना कर दिया। मना करने के बाद फिर ये हुआ कि ज्ञानदास जी अपने घर में नमाज पढ़ाएंगे। महंत जी के घर के अंदर नमाज हुआ, रोजा इफ्तार हुआ। महंत हैं तो बड़ी बड़ी मूर्तियां होंगी, वहाँ मूर्तियों के नीचे जो है जूते चप्पल रखे गए। यूपी के मुखिया योगी ने जिस तरह से हनुमानगढ़ी का मुद्दा उठाया है, आने वाले दिनों में इस पर सियासी जंग देखने को मिल सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो पूरा मामला है वो लगातार सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने अब ये बयान दे दिया है कि कम से कम राम मंदिर में तो ये पाप नहीं होना चाहिए था। और तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा पर रोक लगाते थे, अब वो उसी में जाने का इंतजार कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोग दुर्गा पूजा में रोक लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाते थे। बहनों और भाइयों, अब कोई रोक नहीं लगा सकता, अब रोक नहीं लगा सकता। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कांवड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। पूरे विश्व के सनातनी, जो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है,
जो हमारा भाईचारा है, जो हमारे विश्व गुरु बनने के जो रास्ते थे, जहां हम ये कहते हैं कि पूरी धरती हमारा परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, आज सब पे प्रश्न लग रहे हैं। सोचिए, कम से कम अयोध्या में पाप नहीं होना चाहिए था, और ये जन जन में संदेश चला गया है कि अयोध्या में जिनको जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे पूरे विश्व के सनातनियों को दुख पहुंचा है। प्रैक्टिकल कोऑपरेशन में बदल रहे हैं। फिनटेक के क्षेत्र में हम भारत के यूपीआई और न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने पर आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग में हमने सहयोग का एक मजबूत खाका बनाया है। इसका लाभ हमारे किसानों और पशुपालकों को मिलेगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन में न्यूजीलैंड और भारत दोनों की समृद्ध और जीवंत परंपराएं हैं। आज हमने हमारे स्वास्थ्य सहयोग में ट्रेडिशनल मेडिसिन की भूमिका बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा और सुरक्षा में हमारा बढ़ता सहयोग हमारे गहरे स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट का प्रतीक है। पिछले वर्ष किए गए डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट से हमारे सहयोग का मजबूत ढांचा तैयार हुआ है। आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की सबसे मजबूत ताकत हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय समुदाय के लोगों ने अपने परिश्रम और टैलेंट से न्यूजीलैंड में विशेष स्थान बनाया है। उनकी देखरेख के लिए मैं प्रधानमंत्री लक्ष्मण, न्यूजीलैंड सरकार और न्यूजीलैंड के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आज किया गया कल्चरल कोऑपरेशन एमओयू दोनों देशों के आर्ट, कल्चर, हेरिटेज तथा क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एक्सचेंज को गति देगा। न्यूजीलैंड भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन रहा है। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष हम दोनों देशों के बीच खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था, वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम से अच्छी शुरुआत हुई है। फ्रेंड, वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सहयोग इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को माओरी नववर्ष मातृकी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह तारा समूह को यहां मातृकी नाम दिया गया है, जैसा आपने भी बताया, उसे भारत में प्राचीन काल से कृतिका नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। मुझे विश्वास है कि मातृकी का यह वर्ष हमारे संबंधों को इन्हीं सितारों की तरह जगमगाने की प्रेरणा देगा। प्राइम मिनिस्टर लक्ष्मण, आपकी मित्रता, आपकी प्रतिबद्धता और मेरी न्यूजीलैंड यात्रा को यादगार बनाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जैसे रग्बी में टीम वर्क और भरोसा जरूरी होता है, वैसे ही हम भी आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। हम एक ही टीम में हैं, इसलिए टैकल केवल चुनौतियों को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हुए बिहार के बांकीपुर सीट पर आपको लेकर चलते हैं, जहां पर उपचुनावों के ऐलान के बाद में सूबे की सियासत तेज है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उसके बाद क्या कुछ हो रहा है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट इन दिनों राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि यहां से कभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे और पार्टी ने कुछ दिन पहले जिस अभिषेक कुमार को यहां से उम्मीदवार बनाया था, उनके चुनावी मैदान से पीछे हटने के बाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में और उबाल आ गया है। यहां से जनसुराज के कैंडिडेट प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को सीबीआई, ईडी का डर दिखाकर, किसी को खरीद कर, किसी का नामांकन कैंसिल कराकर ये लोग उम्मीदवार बदलवाते थे। और आज ऊपर वाले ने इनके साथ ही इंसाफ कर दिया। पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया। अभिषेक कुमार के नामांकन के दौरान बिहार एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहे थे, लेकिन अब अभिषेक ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष को खत लिखकर चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई और चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। अभिषेक कुमार के पीछे हटने के बाद अब पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को यहां से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है। उन्हें पार्टी से चुनाव लड़ने की जानकारी तब मिली जब इलाके में वो पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में बिजी थे। तब उनको फोन कर प्रदेश हेडक्वार्टर बुलाया गया, जहां पर प्रदेश बीजेपी ने उनको बांकीपुर से चुनाव लड़ने की जानकारी दी। इसके लिए विशिष्ट नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नितिन नवीन जी का बहुत बहुत आभार है। और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जैसे इतने अच्छे नेता जो एक बूथ अध्यक्ष से लेकर के जमीनी कार्यकर्ता को यहाँ एमएलए तक के टिकट देने के लिए यहाँ से होते हैं, और लोगों की तरह नहीं, एक बूथ लेवल के लोगों को इस जगह तक पहुँचा दिया है। इसके लिए उन सभी लोगों का शीर्ष नेतृत्व का आभार है। अब प्रदेश अध्यक्ष का आभार है। भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि छोटे से कार्यकर्ताओं को भी उनका नजर रहता है। बता दें कि पटना की बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ है। ऐसे में अब चर्चा जोर जोर से हो रही है कि क्या बीजेपी के उम्मीदवार कमजोर थे जो अचानक से अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन वापस लिया और उनकी जगह पर नीरज कुमार को प्रत्याशी बनाया गया।
और अब बात करते हैं असम राइफल्स के सेमिनार की, जिसमें संघ के नेताओं की मौजूदगी पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल यहाँ पर AIMIM और कांग्रेस ने एक सुर में बीजेपी के ऊपर कैसे निशाना साधा है, हमला बोला है, आपको दिखाते हैं। असम राइफल्स ने 17 से 18 जून तक गुवाहाटी के NIR DPR में इंडो म्यांमार बॉर्डर इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया था। इस सेमिनार में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ साथ RSS के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख प्रदीप जोशी भी मौजूद रहे थे। अब इसी को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक्स पर पोस्ट कर ओवैसी ने संघ नेता की मौजूदगी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवैसी ने कहा कि RSS और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल इस बात का संकेत है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था और सोच पर किन चीजों का असर पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर हमला करने में पीछे नहीं रही। असम राइफल्स के सेमिनार में संघ नेता की मौजूदगी को खतरनाक करार दिया है। असम और बंगाल दोनों जगहों पर बॉर्डर स्टेट हैं। दोनों जगहों पर जिस तरीके की नफरत RSS और भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं, उन सूरत के अंदर ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और सरकार कोई भी रहे, आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन देश की जो सुरक्षा है, जो बॉर्डर सुरक्षा है, वो सर्वोपरि होनी चाहिए। बार बार आप एक नैरेटिव गढ़ते हो कि साहब यहां बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, लेकिन आज तक वो बांग्लादेशी आप कहीं पहचान नहीं पाए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब असम राइफल्स ने इस सेमिनार को सीमा सुरक्षा, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। और अब बात ललिता गौतम हत्याकांड की कर लेते हैं, जहां पर अब जो बवाल है न्याय को लेकर जो कि किया जा रहा था, वो तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब उन्हें रोका जाता है फिर क्या होता है, आप देखिए इस रिपोर्ट पे। मेरठ की दलित स्टूडेंट ललिता गौतम हत्याकांड का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मर्डर केस को लेकर जातिगत विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। शुक्रवार को भी नगीना से सांसद चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मेरठ के लिए रवाना हुए, तो पुलिस ने उन्हें दौराला के सिवाय टोल प्लाजा पर ही रोक लिया। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें थिरोट गांव जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद चंद्रशेखर टोल के पास ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने SSP अविनाश पांडे के प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने, लाठीचार्ज करने और फिर वैन में घुसकर पीटने वाले वीडियो को लेकर भी जबरदस्त हमला बोला। आप नहीं कर सकते और आपको खेद प्रकट करना पड़ेगा। आपको इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने चाहे किसी के उकसाए पर, किसी के कहे पर, किसी को खुश करने के लिए या जानबूझ के जातीय मानसिकता से आपने कमजोर वर्ग के लोगों के आंदोलन के साथ साथ संविधान और न्याय के प्रति जो उनकी उम्मीदों को कुचलने का काम किया 2 दिन पहले। इस बात को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। चंद्रशेखर सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के एक्स पोस्ट को लेकर जमकर बयानबाजी की। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप ही आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ। तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हैं ना, तो हम भी हाथ में आधर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई न लड़े। दरअसल मायावती ने बिना नाम लिए कुछ दलों पर अपनी राजनीति चमकाने और मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला बयान दिया था।
मायावती ने एक्स पोस्ट में कहा, कुछ संगठन राजनीति चमकाने के लिए पीड़ित परिवारों को भड़काकर सड़कों पर उतार देते हैं, जिससे हिंसा और सड़क जाम जैसी घटनाएं होती हैं और बाद में उनके नेता घटना स्थल पर पहुंचकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जिससे पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलता बल्कि मुश्किलें बढ़ती हैं। मायावती ने दलित समाज से अपनी वोट की ताकत समझने और चाबी अपने पास रखने की अपील की। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने की जिद पर अड़े रहे चंद्रशेखर को अंत में सिवाय टोल प्लाजा कॉम्प्लेक्स में मिलने दिया गया। इस दौरान हाल ही में पार्टी में शामिल हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रेम प्रकाश भी उनके साथ मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक चली बातचीत में चंद्रशेखर ने परिवार से पूरे घटनाक्रम, पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज की जानकारी ली। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से अगली खबर की। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की और उनके ऊपर सपा अध्यक्ष और बीजेपी नेता ओम प्रकाश राजभर ने कैसे वार किया है और उसका पलटवार भी देखने को मिल रहा है। दरअसल इस बार ओपी राजभर ने यहां पर अखिलेश यादव की जो तुलना है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ में कर दी है और यहां तक ये भी कह दिया है कि बीएसपी सुप्रीमो की तरह अखिलेश यादव लोगों के साथ मिलने, हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने के लिए पैसे लेते हैं। और क्या कुछ है आपको सुनवाते हैं। उनके गेट पर कुछ लगाए जाते हैं, जो ऐसे लोग हैं उनके साथ रहते हैं, तो उनके लोगों ने ही बताया हमारे यहाँ कि साहब अभी तो बसपा के यहाँ हाल था, अब तो यहाँ का हाल ये हो गया है, जरा हमारे नेता के विषय में कोई बोल नहीं सकता, आप ही कह सकते हैं। तो उसी को लेकर के उन लोगों ने जो बताया वही ट्वीट किए हैं। ये लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, कब क्या बोलते हैं। बात करते हैं पीडीए की तो कभी ये से बता देते हैं आधी आबादी, तो कभी ये से बता देते हैं अल्पसंख्यक, तो कभी पी से बताते हैं पंडित, तो कभी पी से बताते हैं पिछड़ा, लेकिन हम बताते हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। समझ रहे हैं ना। और दूसरी परिभाषा उनका है पीट देगा आहिर और पीट देगा अल्पसंख्यक। दतिया में विधानसभा उपचुनावों में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद में जो समर्थकों ने उनके NH-44 को ब्लॉक किया था, पुलिस ने फिलहाल उसको खुलवा लिया है। लेकिन उनकी तरफ से जमकर बवाल काटा गया है। आपको बता दें नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को दतिया से प्रत्याशी बनाया और इसी को लेकर उनके समर्थक नाराज दिखाए हैं। तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने की वजह से समर्थक भड़क गए थे। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक आज दिल्ली आ सकते हैं भी कहा जा रहा है। फिलहाल NH-44 पेज ब्लॉक करने की तस्वीरें सामने आई थी, उसको पुलिस ने खुलवा लिया है। आपको बता दें नरोत्तम मिश्रा के समर्थक आज दिल्ली आ सकते हैं। पार्टी नेतृत्व से मुलाकात करने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा भी खुद जो नेतृत्व है उससे मुलाकात कर सकते हैं। सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा है। एमपी के सीएम मोहन यादव मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरी सड़क जाम है। प्रदर्शन करने वालों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं। वीडियो एमपी के दतिया से आया है, जहां उपचुनाव होने हैं और पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया है। नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता टिकट कटने के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जैसे तैसे माई कृपा से एक विकास पुरुष मिला था, आज संगठन ने टिकट दे दिया, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको कोई जानता नहीं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से समर्थक बेहद गुस्से में हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थक उग्र हैं। दतिया से लेकर भोपाल और दिल्ली तक हलचल है। आप यहाँ किसको टिकट दे रहे हैं? जीतने के लिए दे रहे हैं ना भाजपा को, तो आप नरोत्तम मिश्रा जी को दीजिए। हम सब कार्यकर्ता वादा करते हैं आपसे, सब कार्यकर्ता वादा करते हैं आपसे कि आप
आपके नरोत्तम मिश्रा जी को मैं हजारों वोटों से जिता, हम सब कार्यकर्ता हजारों वोटों से जिताकर भेजेंगे। मेरा एक बार नरेंद्र मोदी जी से आप कहते हैं कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ताओं की सुनी जाए। हम आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। हम सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करें और नरोत्तम मिश्रा जी को। गुरुवार को आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने दतिया झांसी हाईवे पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया था। घंटे भर तक आवागमन ठप रहा। पुलिस प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो 2027 के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। और इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास, उन्होंने कैसे 2027 में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अभी से रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी के मिशन को देखते हुए प्रदेश बीजेपी आज बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें चुनावी रूपरेखा तय करने के लिए मंथन किया जाएगा। माना जा रहा है कि दिल्ली की रायशुमारी से बनाए गए अभियानों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी। यूपी बीजेपी की इस बैठक में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपने और क्षेत्रीय प्रभारियों के नामों पर मोहर लगेगी। नए पदाधिकारियों को प्रदेश के राजनीतिक भूगोल एवं जातीय समीकरण बताए जाएंगे। पार्टी ऐसे पुराने एवं अनुभवी कार्यकर्ताओं को मोर्चों का प्रभारी बनाने का निर्णय ले सकती है, जिन्हें प्रदेश की टीम में स्थान नहीं मिल सका। बैठक में अनुशासन का मंत्र सबसे पहले बताया जाएगा, जिस पर राष्ट्रीय नेतृत्व का सबसे ज्यादा जोर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि इस खेमे बनाम उस खेमे की लड़ाई में कार्यकर्ता ना फंसें, वो पार्टी की अपेक्षाओं को समझें। साथ ही विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी होगी। केंद्र और बिहार में बीजेपी के सहयोगी लोक जनशक्ति रामविलास ने भी यूपी में चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। हरिद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए एलजेपीआर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी अपने संगठन का विस्तार जरूर कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी हम लोगों ने विधिवत तरीके से शुरू कर दी है। इसी महीने में पंजाब विधानसभा चुनाव की भी तैयारी विधिवत तरीके से शुरू करूंगा। उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये तय है। ऐसे ही उत्तराखंड में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला महीने भर के भीतर हम लोग लेंगे। यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कुशीनगर दौरा है, जहां पर वो 525 करोड़ रुपए की 464 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।